जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग वाला पर। हम सभी लोग सीटेट पेपर 2 के लिए क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस क्रम में हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आप सभी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। अभी से डेली पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से फायदा आपको मिलेगा। बढ़िया शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए अलग से करवा रहा हूँ, जिसमें आप सभी कितने सारे प्रश्न मैं करवा चुका हूं, इतने सारे प्रश्न और बहुत सारे क्वेश्चन अभी होने वाले हैं। ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए सभी लोग और मौज करते रहिए। आज के क्वेश्चन हम देखेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और उसके आप सभी लोग आंसर करते रहिए। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। देखिए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज दो ही है। एक तो एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, दूसरा है लगातार चलते जाइए, रुकिए मत, बस चलते जाइए, अपने आप सफलता मिलेगी। जहां कई बार क्या होता है, जरा झटका लगा नहीं, जरा कोनो समस्या आई नहीं, लटक गए तुरंत। तो चलते रहना है। ना दौड़ पाओ चलो, ना चल पाओ रेंगो, लेकिन शुरुआत करो। शुरुआत करोगे तभी भाई आगे बढ़ पाओगे, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसको फिक्स मान लीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है। कह रहे हैं जेंडर के मुद्दे पर अगर बातचीत की जा रही है तो इनमें से क्या शामिल किया जा सकता है। महिलाओं के संघर्ष की कहानियां, महिलाओं व पुरुषों की शैक्षणिक भागीदारी के आंकड़े, या विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर। अब ये प्रश्न, इस प्रश्न का एक हिस्सा ऑलरेडी आप सभी लोगों से पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और इसको मैं नहीं करवाया। ध्यान से समझिए एक बार, एक बार जरा ध्यान दीजिए आप सभी लोग प्रश्न पे, आपको पता चल जाएगा हाँ ये प्रश्न ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं इसके एक हिस्से के रूप में। ठीक है ना। लेकिन ध्यान में रखना है, प्रश्न को सावधानी पूर्वक समझना है। कह रहे हैं सिर्फ एक सही है, बी सही है, सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो सभी लोग उत्तर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो कभी भी एसएसटी की कक्षा में अगर जेंडर मुद्दे पर बात हो रही, मतलब लैंगिक रूप से भेदभाव है कि नहीं है। जैसे होता क्या है, आप सभी लोग देखे होंगे, महिला पुरुष के बीच में बहुत भेदभाव होता है। ऐसा नहीं लड़का लड़की के बीच में ही, महिला पुरुष के बीच में बहुत भेदभाव होता है। ठीक है ना। कई जगहों पर ऐसा देखा गया पुरुषों को ज़्यादा सैलरी मिलती है महिलाओं को, लेकिन अब बड़े शहरों में ऐसा नहीं है, छोटे शहरों में अभी भी ये चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे आपसे बात करें अगर कि महिलाओं के बारे में अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं किसी को, तो आप कौन से निम्नलिखित विकल्प को नहीं चुनेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर शैक्षणिक भागीदारी ये प्रश्न पूछा गया है, वहां पर महिलाओं की, लड़कियों की कक्षा में उपस्थिति, पुरुष की जगह लड़का लिख दिया गया है और बस इस तरीके से क्वेश्चन चेंज किया गया। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। इसको बात को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं भाई, जरा प्रश्न देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। किसके साथ? समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा, आप सभी लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी को दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन को आपको चुनना है। समानता के साथ विविधता का उदाहरण क्या है? समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। दो चीज देखना, एक तो समानता बतानी है और एक विविधता। समानता के साथ विविधता हो। समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है, ये समानता है कि एक जो है स्कूल जा रहा है और एक पेपर बेच रहा है, ये समानता नहीं है। समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने, मतलब दूसरा वाला मिहिर हो जाएगा, मिहिर ने पुराने कपड़े पहने, ये समानता है, गलत हो जाएगा। समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है, ये भी असमानता है। अपने आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन में बस थोड़ा लॉजिक, समानता भाई तभी होगी जब एक जैसा कुछ कर रहे हो, एक जैसा, सही कि नहीं, तब तो भाई समानता होगी। अगर भाई कोई आदमी आप कह रहे हैं दिवाली में नया कपड़ा पहन रहा है, अगला आदमी जो फटा पुराना जो है कपड़ा पहन रहा है, तो कहाँ समानता होगी? नहीं रहेगी समानता ना। हाँ, तो ध्यान में आप सभी लोगों को इस बात को रखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है? कह रहे हैं केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है, आपको बताना है। आइए चुनते हैं ऑप्शन। 3 ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन दिए हैं मात्र, 2 ऑप्शन में से ही आपको चुनना है। कह रहे हैं यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। कह रहे यहूदी और अरब के व्यापारी मसालों का व्यापार करने यहाँ आए थे, लेकिन लोगों के लिए इन्होंने यहूदी धर्म लाया और इस्लाम धर्म लाया। यहूदियों ने यहूदी धर्म लाया, मसाला बेचने आए थे, और कह रहे हैं अरब वालों ने इस्लाम धर्म लाया। संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लेकर आए। अब आप सभी लोगों को बताना है इनमें से क्या प्रश्न हो जाएगा सही। फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा प्यारे साथियों? सारे लोग उत्तर बताइए क्या सही होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? केवल ए सही है और इसे कारण के रूप में माना जा सकता है। केवल बी सही है, इसे कारण के रूप में माना जा सकता है। ए और बी सही हैं और वे वैध कारण हैं, या ए बी सही हैं परंतु वैध कारण नहीं है। तो ए और बी सही हैं और वैध कारण भी हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यहूदी और अरब व्यापारी आए हमारे यहाँ मसालों के व्यापार के, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। और संत थॉमस, इसे सेंट थॉमस भी बोला जाता है, इंग्लिश में सेंट लिखते हैं ना, नहीं सोचो कौन सा सेंट है। तो सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए और यहाँ उन्होंने अपना क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार किया। तो लोग किसी और मोटिव से आए थे, लेकिन याद में रखिएगा जहां भी आप कहीं भी जाएंगे आपके साथ आपका धर्म संस्कृति दोनों जाते हैं, परंपराएं आपके साथ लगी होती है ना, तो वही बात यहाँ पर कर रहा है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? कौन सा ऐसा है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है? विधानसभा का अध्यक्ष, या विधानसभा परिषद का सदस्य, या राज्यपाल, या मुख्यमंत्री? क्या कह रहे हैं, कौन ऐसा है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है? अब यहाँ पर केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है संवैधानिक रूप से? राष्ट्रपति होता है। तो उसके द्वारा भी आप सोच सकते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता भैया? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इनका कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये सब लाइन पूछी जाती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं, इसको ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। बात क्लियर हो रही तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? नौकरी की सुरक्षा वाला रोजगार आपको ढूंढना है, मतलब नौकरी तो ढूंढनी है, उसके साथ सिक्योरिटी भी हो, ऐसे ऑप्शन को हमें चुनना है। आइए देखते हैं। क्या दिहाड़ी मजदूरी में है सिक्योरिटी? नहीं है। आज आए आप, काम किए, आज मान लो है, कल आपका खत्म हो गया। अनियमित कर्मचारी, मतलब मान लीजिए कहीं पर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर कभी भी आप आज हटा दिए गए, कल हटा दिए गए, वगैरह वगैरह। नियमित कर्मचारी मतलब परमानेंट कर्मचारी हैं, तो रोजगार की क्या है? सिक्योरिटी है कि नहीं है? सुरक्षा है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी हटा दिए जाएंगे ना, तो यहाँ पर सुरक्षा लगी हुई है। मौसमी कर्मचारी क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई आदमी एसी सही करता है, तो उसको क्या किया जाएगा? गर्मी के दिनों में ही काम मिलेगा ना, गर्मी दिनों में काम मिलेगा ना। या जैसे मान लीजिए कोई कृषि संबंधित कार्य करता है, तो कृषि में मौसमी बेरोजगारी होती है, होती कि नहीं होती? तो मौसम जब आएगा तो काम मिलेगा, जब नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन नियमित कर्मचारी को हमेशा काम मिलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6वां आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। 6वां देखिएगा,
कह रहे हैं संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद, कह रहे हैं संसद का जब सत्र चल रहा है तो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद लोग क्या करते हैं, सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं। आप सभी को बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या सदन का बहिष्कार करना, क्या हो जाएगा राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग बताइएगा। संसद के सत्र के दौरान किसके माध्यम से जो सांसद होते हैं वो सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। तो संसद में कौन कौन शामिल है, 3 शामिल है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सॉरी राज्यसभा, ध्यान से समझ लेना थोड़ा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और भैया लोकसभा, यही ना 3 लोग शामिल होते हैं, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है ना। ठीक, यही 3 लोग शामिल होते हैं। और राज्यसभा और लोकसभा को क्या कहते हैं, सदन बोला जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम राज्यों में बात करें तो कौन कौन शामिल होता है, राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है। राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। विधानमंडल में क्या क्या होता है भैया, विधानसभा होती है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है और इसमें राज्यपाल है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही। तो संसद पर आपसे पूछा सरकार पर किस तरीके से नियंत्रण स्थापित करेगा, शून्यकाल के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, किसके माध्यम से आप सभी लोगों को बताना है, या सदन का बहिष्कार कर देंगे तब आप रख पाएंगे नियंत्रण। तो आप देखिए, जैसे आप देखते हैं कोई मान लीजिए कोई मुद्दा लेके गए ना, सरकार ने कोई मुद्दा उठाया, कोई ऐसा कानून पारित किया, तो आप देखते हैं उस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बहस होती, सवाल पूछा जाता है, पूछा था नहीं पूछा था, आप बताइए, पूछा जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बहिष्कार करना सरकार का नियंत्रण नहीं है। आप देखिए जब सदन से बाहर चले गए, आप सदन से बाहर हैं, बाहर रहेंगे तो नियंत्रण कैसे रखेंगे भैया, तो नियंत्रण कैसे रखेंगे, नहीं रख पाएंगे ना, सीधी बात है। तो डी जहां पर भी है उसको क्या कर देना, काट देना, डी जहां पर भी है उसको काट देना। उत्तर देखो अपने आप क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। बन गया नहीं बन गया, कमेंट करते हैं बताओ, बन गया कि नहीं बन गया, सभी लोग बैठे हो बोरा जैसे, सारे लोग बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए बी सी, उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। कह रहे हैं कौन सा ऐसा मीडिया का स्वरूप है जिसे एक संतुलित मीडिया कहते हैं। तो मीडिया है क्या, जो ऐसा वर्ग, ध्यान से समझिएगा, ऐसा वर्ग जिसकी बातें या जहां तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है, सरकार नहीं पहुंच पा रही, ऐसा लग रहा है पहुंच पा रही, तो उसकी आवाज को क्या करना है, उठाना है। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो कह रहे हैं एक निष्पक्ष मीडिया, एक संतुलित मीडिया किसे कहेंगे बताइएगा, वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा हो। कह रहे हैं जिसमें केवल और केवल किसकी बात हो, सरकार क्या सोचती है इस मुद्दे पर बात हो, उसे संतुलित मीडिया कहेंगे। आप बताइए कहेंगे नहीं कहेंगे यार। वह जो लोगों के तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है उसे कहेंगे। भाई कोनो आदमी कंपनी बनाया, उसको हमेशा गरियाते रहोगे, उसके खिलाफ बोलोगे तो वो सही संतुलित है, गलत है। वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती, जो समाज के पीड़ित समुदाय के बारे में हमेशा बात करती रहे, भैया यहाँ इनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, उनका गलत हो रहा है, इनका गलत हो रहा है। या वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई हो। तो क्या हो जाएगा, सबकी बात सुनी जाए, अच्छा भी बताया जाए, जो बुरा हो रहा है उसको भी बताया जाए, जो शोषण कर रहा है उसका भी पक्ष रखा जाए, जो शोषित है उसका भी पक्ष रखा जाए, तबे ना बात होगा। कोनो आके आरोप लगा दे कि फलाने जो है हमारे रेप किए हैं, तो आप क्या कर, नहीं फलाने ने किया रेप,
फलाने ने किया रे, फलाने शहर में हुई फलानी घटना, यही न करते हैं, तो ये सही है? नहीं सही है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो दोनों पक्ष आपको सुनना चाहिए भाई। जज भी जो होता है वो अभियुक्त और आरोपी और जिसने आरोप लगाया है, दोनों के पक्ष को सुनता है। ऐसा नहीं कि बस भैया फलाने के ऊपर आरोप लगा, इनको फांसी दे दो, ऐसा नहीं होता ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों का पक्ष सुनेंगे, दोनों का पक्ष रखेंगे, तभी मीडिया संतुलित मीडिया कहलाएगा। क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहे हैं? प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। ठीक है भैया, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता मिली हुई है? कह रहे हैं एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। दिस फ्रीडम हैज राइजन फ्रॉम विच प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को बताना है किस सिद्धांत के तहत ये हमारे संविधान में शामिल किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र या सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सभी लोग बताइए। देखिए, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म तीन प्रकार के शब्द होते हैं। सेकुलर मतलब शब्द क्या होता है? मतलब किसी भी चीज के लिए हमारे ऊपर उसका अर्थ कोई नहीं, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। धर्मनिरपेक्षता मतलब हम धर्म को लेकर निरपेक्ष हैं, किसी के सापेक्ष नहीं। सापेक्ष का मतलब किसी के प्रति झुकाव होना, तो हमारे कौनों पर झुकाव नहीं, ये क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद, समाज को, सोशलिज्म समाज को केंद्र के बिंदु में रखकर सोचना, ठीक है ना। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, आप सभी लोग समझ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है हमारे संविधान में? देखो बच्चे क्या करेंगे ना, इसको डेमोक्रेसी मार देंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है डेमोक्रेसी की बात नहीं है। हमारे यहाँ संविधान हमारे क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द प्रयोग किया गया है। पंथ निरपेक्षता ध्यान में रखना है। इसको कब ऐड किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, 1976 में हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन भैया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। असल में है ये 4 शब्द, लेकिन 3 ही आपको पढ़ना, और भी तो है उसमें, 3 ही पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। अब आपसे क्या पूछता है ना भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? तो आपको 3 ये दे देगा, कोई एक और ऑप्शन डाल देगा। इसके लिए आपको सचेत रहना है। बात समझ आ रही नहीं समझ में आ रही? इतनी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सभी लोग उत्तर बताइए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो भाई, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोगों से? उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी, कैसी कंपनी? एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों के विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो उड़ीसा में क्या हुआ? एल्युमिनियम कंपनी ने अपना काम स्टेब्लिश किया, तो वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी तो उन्होंने आंदोलन कर दिया, भैया हमारी जमीन उन्होंने कब्जा ले रहे हो और हमको यहाँ से वहाँ भेज दे रहे हो, हम यहाँ नहीं जाएंगे, जाओ नहीं जाएंगे। भाई मामला फंस गया। कौन सा क्षेत्र है वही आपसे पूछा जा रहा है, तो सभी लोग बताइएगा। धौलगिरी पर्वत है, न्यामगिरी पहाड़ी है, या चिरमिरी है, या गिरिडीह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यामगिरी पहाड़ी। उड़ीसा के बारे में आप सभी लोगों से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है प्यारे साथियों, इसको फटाफट एक बार देख लेते हैं तेजी के साथ। उड़ीसा में याद रखिएगा कटक नामक शहर है। कटक में ही कौन पैदा हुए थे? सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे। कौन पैदा हुए थे भैया? सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। और कटक क्या है भैया? तो आर्थिक राजधानी भी है। उड़ीसा की आर्थिक राजधानी का नाम क्या है? कटक। इसको ध्यान में आप सभी को रखना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को क्या याद रखना है? उड़ीसा में ही लिंगराज मंदिर है। कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर है, इसको आप सभी लोगों को याद में रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको भी याद में रखना है। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको भी आपको याद में रखना है। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है भैया? ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही है आप सभी लोगों को? अब देखिए उड़ीसा ने अभी क्या कहा है,
जो लोग अपने अंग दान करते हैं, क्या कहा, जो लोग अपने अंग दान करते हैं उनको क्या किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न जरा ध्यान से देखो। कह रहा है बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख है। सभी लोग बताइए बौद्ध धर्म का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है लोगों के लिए वो बनाए गए। तो आपसे तीन ही यही ऑप्शन में बच्चे फंसते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और जातक। तो जातक कथाएं क्या है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है, पूर्व जन्मों से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुत्त पिटक में क्या है, तो सुत्त पिटक पिटक और विनय पिटक दो चीजें आपसे पूछता है। तो नियम किसमें है, विनय पिटक में। अब सुत्त पिटक में क्या है, तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के संदेश है, शिक्षा जिसको आप बोलते हैं ना, कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म के क्या। ठीक है, अभिधम पिटक में क्या है, इसके दर्शन है, ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी लोग देखिए और आंसर करिए फटाफट, तेजी के साथ उत्तर करो भाई। वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ऐसे लोग जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। आप सभी को बताना, फटाफट उत्तर करिए तेजी के साथ। ऐतिहासिक वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं, संग्रहपाल, पुरातत्वविद, पुरालेखपाल या कैलीग्राफर्स, सभी लोग बताइए। अब सुलेखक लिख भी दिए हैं, जो अच्छा लिखता हो, जो अच्छा लिखता हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है कैलीग्राफर्स। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो इतिहास के बारे में बात करेगा पुरातत्वविद कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो पुरातात्विक वस्तुओं का विद्वान हो, जो पुरातात्विक, अब पुरातात्विक क्या होता है यही नहीं पता है, बता रहा हूं। जो पुरातात्विक वस्तुओं का विद्वान या जानकार हो, विद्वान या जानकार हो, इसको आपको ध्यान में, बात यहां पर क्लियर हो रही। दो तीन चीजें यहां पर आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए मेरे भाई। जैसे क्या, पुरातत्व का मतलब होता है जमीन के अंदर से खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं। जैसे हम अगर पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसको ध्यान में रखना है कि वह एक कैसी है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। मतलब यहाँ पर जो चीजें हैं, जो लिखी हुई चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, वो हम पढ़ नहीं सके आज तक, अभी कोई विद्वान पढ़ नहीं पाया है। ठीक है ना, आद्य ऐतिहासिक है, ठीक है ना, पढ़ नहीं पाया है। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे साथियों, कि अब यहाँ पर जानकारी की एकमात्र स्रोत क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक वस्तुएं ही एकमात्र स्रोत हो जाएंगी जिससे हमें कोई भी जानकारी मिलने वाली है। बात समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12वां प्रश्न जरा देखिएगा। कह रहे हैं कबीर ने उनके समय के औपनिवेशिक धर्मों को चुनौती दी। किस प्रकार से कबीर ने उनके समय के धर्मों को जो है चुनौती दी, औपचारिक धर्मों को। ठीक है, आइए देखते हैं। पुजारी वर्गों को उपहास उड़ाने के द्वारा, अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा। तो निराकार की निंदा करते ही नहीं थे, ठीक है ना, अभिजातों की भाषा थी ही नहीं, इनकी क्या घुमक्कड़ी भाषा है एक तरीके से ना, पंचमेल खिचड़ी जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंचमेल खिचड़ी। सब भाषा थोड़ा थोड़ा शब्द ले लिए, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति के उपदेश देने के द्वारा इन्होंने क्या किया, सबका मजाक उड़ाते थे। पुजारी मतलब ये मत सोचना सिर्फ पंडितों का, मुल्ला मौलवी सबका मजाक उड़ाते थे, चाहे वो मौलवी हो चाहे वो पुजारी हो, ये दोनों का मजाक खूब बढ़िया से उड़ाते थे। ठीक है ना, सबर है, सबर है।
तो ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कबीरदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? बनारस में हुआ था, काशी में, काशी में पैदा हुए। तो उस समय क्या था ना, एक कथा प्रचलित थी। कथा ये प्रचलित थी कि काशी में जो पैदा हो जाए ना, या कहीं से भी आके काशी में मर जाए तो उसको स्वर्ग मिलेगा। काशी के लोगों को ऑटोमेटिक स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जो आदमी कितना भी कहीं से पुण्य करके आया हो, अगर वो मगहर में मर गया तो उसको नरक ही मिलेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? देखिए ये सब प्रथाएं असल में क्या है, ये सब जो चीजें हैं, ये दो चीजें इसमें हो सकती हैं। या तो इस क्षेत्र में कभी आदिकाल में कोई ऐसे लोग रहते रहे होंगे जो मानवता के लिए खतरा रहे होंगे, या ऐसे लोग रहे होंगे जो उस समय के जो कासिम लोग रह रहे हैं उनके लिए खतरा पैदा किए होंगे। तो इसलिए लोग कहे वहां जाओगे तो नरक मिलेगा, डराते थे वहां के नाम से, ठीक ना। या ये हो सकता है धार्मिक आधार पर या पंथ के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाता रहा। तो कबीरदास जो भी रहा हो, कबीरदास ने कहा कि इस बात को हम मन में नहीं करते, हम यही जाके मरेंगे। तो कबीरदास जी जीवन के अंतिम समय मगहर चले जाते, कहीं यही मरेंगे, देखते हम नरक जाते कि नहीं जाते, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने नील की खेती की, कहां पर की आप सभी लोगों को बताना है। अंग्रेजों ने नील की खेती कहां की? जमैका में, भारत में, कैरेबियाई द्वीप समूह में, या वेनेजुएला में? तो बताइएगा सभी लोग, अंग्रेजों ने नील की खेती। अब देखिए नील की खेती ये करते थे। नील क्या होता भैया? नील जानते हो ना, पहले कपड़ा रंगने के काम आता था, कपड़ा रंगने के काम आता था। फिर 18वीं 19वीं शताब्दी में क्या हो गया, नए नए आविष्कार होने लगे, ठीक है। तो नील खूब तेजी से बढ़ा ना, नील खूब तेजी से बढ़ा, कपड़ा उपड़ा सब लोग रंगने लगे, इसका खूब उत्पादन बढ़वाया गया भारत में। फिर आप देखते हैं कुछ लोग जो है ब्रिटेन की जो पौधे का भी, सॉरी, यूरोपीय पौधों का भी प्रयोग करते थे, लेकिन वो इनके तुलना में जो है फीके होते थे, उनके कलर बहुत अच्छे नहीं होते थे। बेडो नाम का एक पौधा जिसको आपसे पूछा भी गया है उसका, ठीक है ना। तो नील की खेती में जो है इसका रंग बहुत रंगी गाढ़ा होता था, जिसके कारण लोग इसको ज्यादा पसंद करते, इसका पैसा मिलता था खूब। तो लेकिन आप देखेंगे जब 20वीं सदी आती है, तो 20वीं सदी में आप देखेंगे सिंथेटिक नील आ जाता है, रासायनिक नील आ जाता है। आप 19वीं सदी से ही स्टार्ट हो जाती है, आप जानते हैं मशीनें आने लगती नई नई। तो रासायनिक नीलें जब बनती है तो रासायनिक नीलों के बाद इसकी व्यवस्था खत्म हो जाती, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो गेम के तो ये उत्पादन कहाँ से होता? जमैका और भारत से। ए और बी इसमें क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। जमैका और भारत से क्या होते थे? अंग्रेज नील की खेती यहाँ पर खूब करते थे। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14वां प्रश्न, हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? आप सभी लोगों को बताना है। हेनरी डेरेजियो कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? स्वाभिमान आंदोलन के, अलीगढ़ आंदोलन के, यंग बंगाल आंदोलन के, या सिंह सभा आंदोलन के? सभी लोग बताइएगा। हेनरी डेरेजियो के बारे में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन्हें, ठीक है ना। इन्हें बंगाल में क्रांतिकारियों के मुखिया के रूप में इनको जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने क्या चलाया था? तो यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग जरा बताइएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ? बताइए, बंगाल विभाजन कब हुआ? सभी लोग बताइएगा। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन कितने? 2। 1919 में गांधी जी द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट कानून का समर्थन किया था, ये गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट कानून का विरोध किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ए सही हो जाएगा, परंतु बी गलत हो जाएगा। देखिए रॉलेट एक्ट जो आया था, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में कहा गया था जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, ठीक है ना, गलत तरीके से, उसको क्या किया जाएगा? ना अपील उसकी सुनी जाएगी, ना उसकी दलील सुनी जाएगी,
और ना वकील उसको मिलेगा और उसको क्या हो जाएगी, 2 साल की सजा सुनाई जाएगी, 2 वर्ष की जेल की सजा होगी, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो सब लोग विरोध किए। विरोध कब स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल 1919 को विरोध स्टार्ट हो जाता है। 9 अप्रैल 1919 को क्या होता है भैया, 9 अप्रैल 1919 को 2 किसान नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल चौधरी, इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल चौधरी क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद 13 अप्रैल 1919 को ध्यान में रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला नामक स्थान पे, कहां पर, जलियावाला बाग, एक बाग था, एक सभा बुलाई जाती, कहे भैया हम सभा बुलाएंगे, सब लोग सभा बुलाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, एक आदमी था जिसका नाम था हंसराज, वो क्या करता है, जनरल डायर को खबर पहुंचा देता है कि ये लोग सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत वहां दिक्कत होने वाली है। जनरल डायर आता है, गोली चलाने का आदेश देता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस बात को समझिएगा आप सभी लोग, ठीक है, बात समझ आ रही नहीं समझ में आ रही। तो अनायास ही प्राणों की आहुति देनी पड़ गई इन लोगों को, ठीक है। और इस खबर की बहुत ज्यादा निंदा की गई। अंग्रेजों द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया, क्या, हंटर कमीशन का गठन किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं समझ में आ रही। हंटर कमीशन ने इसके लिए कोई दुख नहीं जाहिर किया और जनरल डायर को खूब प्रशंसा करते हैं। उसके बाद जो है कांग्रेस इस बात को नहीं मानती है। कांग्रेस ने एक दूसरी समिति बनाई मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में, जिसके रिपोर्ट को अंग्रेज नहीं मानते हैं, तो फिर असहयोग आंदोलन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही। गरम दल के नेताओं के बारे में सोचना है, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है। उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे प्रार्थना की राजनीति करते हैं, सही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया, नहीं, ये जोर देते थे नरम दल वाले। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न घुमा सकता है, ध्यान रखना, नरम दल वाले वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं, ठीक है ना, ये नहीं सोचते थे, नरम दल वाले सोचते थे। वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज के लिए अवश्य लड़ना चाहिए, नरम दल वाले मानते थे, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं मानते थे, ठीक है ना। ये आलोचना करते तुम लोग भीख मांगने जाते हो यार ना। अब देखिए कांग्रेस को खुद क्या बोला गया, बेगिंग इंस्टीट्यूशन तिलक के द्वारा बोला गया कि भिखारी संस्था भीख मांगने पर हमेशा लगी रहती है। तो इस बात को ध्यान में आप सभी लोगों को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला, इसके बारे में आपको विचार करना है। आइए देखते हैं, विचार करते हैं क्या इसमें से सही हो जाए। कह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने पड़ोसी देशों की अपेक्षा भाषाई मुद्दे को बहुत गंभीरता से संभाला, इसमें से क्या सही है। भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी, बिल्कुल बात सही है, सभी को इज्जत दी। क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने का आजादी दी गई, बिल्कुल सही बात है। हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया, बिल्कुल सही बात है। सरकार भाषाओं संबंधी समस्याओं से बचने का प्रयास किया, गलत बात है। ABC जहां पर होगा सही हो जाएगा, ABC ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए नहीं समझ पाए। तो भारत सरकार जैसे देखिए ना, आंध्र प्रदेश को लेकर प्रदर्शन होता है ना, पोटी श्री रामालू का निधन हो जाता है आमरण अनशन के कारण, तो एक बड़ी दुखद घटना थी। अब चूंकि भारत में इतनी अलग अलग भाषाएं, अभी आप जैसे पढ़ रहे होंगे आपको लग रहा होगा बहुत सामान्य सी बात है यार, भाषा कौन सी दिक्कत है। आप कभी जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, वहां की भाषा आपको आएगी नहीं, समझ में नहीं आएगी। वहां के लोग हिंदी भी बोलेंगे तो एक अलग तरीके की हिंदी बोलेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके ये सब चीजें सही होंगी जब सारे लोग पढ़ेंगे, एक तरीके की पढ़ाई जब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, बिना किसी पर कोई जबरदस्ती किए, तो धीरे धीरे करके लोग सीखने लगेंगे। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, बहुत तेजी के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखो भारत ने कुछ ऐसा नहीं किया किसी को नहीं कि नहीं तुम ये भाषा नहीं पढ़ोगे। ऐसे देखो पाकिस्तान ने क्या किया,
जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हो, पहले पाकिस्तान था, उसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो जो मुख्य पाकिस्तान था, जो आज भी है, उसने जबरदस्ती वहां के जो लोग बंगाली बोलते थे उनको मारना पीटना शुरू किया और कहा तुम लोग उर्दू बोलो। लोग कहे हम उर्दू कैसे बोलेंगे, हम बंगाली बोलते हैं। और ये जबरदस्ती उनको उर्दू बुलवाने लगा, बहुत ज़्यादा वहाँ दंगे फसाद करवाने लगे लोग, ठीक है ना। तो उसके बाद वो लोग क्या हुए, वो लोग सारे के सारे विरोध कर दिए। अब विरोध कर दिए, धीरे धीरे करके देखिएगा ना, बांग्लादेश अलग देश बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो ये कल्चर जो होती है बहुत मजबूत चीज है, ये कुछ भी करवा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18वां प्रश्न देखिएगा सभी लोग क्या कह रहे हैं। सन 1927 में भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि मंदिर प्रवेश आंदोलन, भीमराव अंबेडकर ने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन किए थे। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन किए। जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए किया। वह पहले ही बौद्ध बन गए थे, चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के घटक के रूप में माना जाए। बिल्कुल गलत है, बी जहां पहले काट दो, हिंदू धर्म के घटक के रूप में नहीं मानने को पक्षधर, ठीक है। वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो, ये चाहते थे वो। आप लोग बताइए क्या सही हो जाएगा। तो इसमें से आपसे यही पूछा गया है ना, सही कौन सा है आपको बताना है। तो हम क्या लगा सकते हैं, केवल ए तो है नहीं, इसलिए हमें ए और सी को यहाँ पर चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। लेब्राडोर है, तो लेब्राडोर क्या है बताइए। ठंडी जलधारा है, शीत लिखेंगे ना। कनारी जलधारा कहाँ बहती है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक में ये भी बहती है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। सागर में 3 तरह की जलधाराएं बहती है मुख्य रूप से, देखिए ये जैसे विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ठीक है। तो एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बहती है, एक साउथ इक्वेटोरियल करंट बहती है, ठीक है ना। और जाती जहां भी पहुंचेंगी तटों से टकरा कर तुरंत वापस आती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। आपको कहाँ जाना है भैया, दक्षिणी गोलार्ध में जाना है। ये रहा दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला हिस्सा, यहाँ जाना। और हम वर्तमान में कहाँ हैं, तो हम यहाँ कहीं रहते हैं। कहे यहाँ से यहाँ चले जाओ, चलो यहाँ बैठे हो तुम। अब देखो 21 जून को क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। जब हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है तो हमारे यहाँ सबसे छोटी रात होती है। इसका मतलब जब हम निचवा चले जाएंगे तो इनके यहाँ सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा। तो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, ऑप्शन नंबर सी। कुछ है ये नहीं है प्रश्न में, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जो हमारे यहाँ होगा, देखो भैया जब हमारा वाला हिस्सा सूरज के सबसे सामने है तो खूब लाइट मिले, दूसरा वाला अंधियारा रहेगा कि नहीं रहेगा, वही पूछ रहा है, सीधी सी बात है। आराम से मारिए और मौज से सोइए, एकदम सही हो जाएगा। सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21वां देखिए, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर। अब देखो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री ये है। यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, सूरज एकदम मान लो हम कह रहे खोपड़िए पे यही मान लो पहुंच गया, उस समय यामोत्तर की स्थिति पर, उस समय यामोत्तर की स्थिति पर, इन सब पूरी स्थितियों पर सभी स्थानों पर क्या होगा, सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा, दोपहर होगा, अर्धरात्रि होगी। ये बताओ, ग्रीनविच पर बात कर रहा है, ग्रीनविच 0 डिग्री है, ग्रीनविच पर एकदम खोपड़िया सूरज होगा इसे, तो क्या हो जाएगा सभी बिंदुओं पर। अब देखो ग्रीनविच पर सूर्य को ले जाना है, जबकि सूरज किसके थ्रू आप ले जाते हैं, अक्षांश के थ्रू। आपको देशांतर पे कह रहा, मान लो इसकी खोपड़ी बैठा सूरज, तो क्या हो जाएगा, सबको लाइट बराबर मिलेगी ना। ऐसा हो सकता है पूरी पृथ्वी को बराबर लाइट मिले, नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। ये असल में असंभव है, असल में असंभव है, क्योंकि 0 डिग्री पर। अब लेकिन एक चीज समझ लेना यहाँ पर, ओहो हो, एक चीज हो सकता है यहाँ पे, देखिएगा कह रहा है ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तरों पर सूर्य जिस समय आकाश के ऊंचे बिंदु पर स्थित होगा। यहाँ पर काहे रख रहे हो, हम कह रहे सूर्य यहाँ पे रख दियो, ये क्वेश्चन घुमाया है, यहाँ रख दो ना, तो क्या हो जाएगा भाई। यहाँ कहाँ हो, कहा ऊपर है तो है, ये तो खोपड़ी अब थोड़ी बोला, यहाँ रख दो,
यहां रख दो, कहीं रख दो, ठीक है। तो क्या होगा, दोपहर का समय होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। याद कर लीजिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या हो जाएगा। विषुवत वृत्त आप बना लीजिए, विषुवत वृत्त यही होगा 0 डिग्री। कह रहे हैं इसके 66.5 डिग्री उत्तर चले जाइए, 66.5 डिग्री नॉर्थ चले आइए। कह रहे हैं इसके उत्तर में क्या पड़ेगा, तो इसके उत्तर में क्या पड़ेगा, नॉर्थ पोल ना पड़ेगा, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव पड़ेगा। और सीधी सी बात है, अगर यही भैया हो, अगर यही बतिया ये कह दें 66.5 डिग्री साउथ में, तो साउथ में क्या पड़ेगा, यहां पर साउथ पोल पड़ेगा। बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर ध्रुव वृत्त हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मध्य हिमालय किसको कहा जाता है। मध्य हिमालय को और क्या कहा जाता है, हिमालय, शिवालिक या अरावली या हिमाद्री। तो इसको हिमाचल हिमालय बोला जाता है। शिवालिक को क्या बोलते हैं, शिवालिक को बाह्य हिमालय बोलते हैं। क्या, बाह्य हिमालय बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ग्रेट हिमालय, हिमालय को ही महान हिमालय बोला जाता है। और ग्रेट हिमालय या महान हिमालय को ही क्या बोला जाता है, आंतरिक हिमालय बोलेंगे, ठीक है। बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अरावली देखो क्या है, अरावली सबसे पुराना पर्वत है। अभी इसको जल्दी में पढ़ाए थे 2 दिन पहले, सबसे पुराना पर्वत है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कुछ नहीं है, वर्षण मतलब होगा बारिश से संबंधित। बारिश का प्रकार क्या है, क्या बाढ़ बारिश है, नहीं। हिम क्या बारिश है, ओला बारिश है, सहिम वृष्टि बारिश है, आपको सोच कर बताना। ये तो बाढ़ वर्षण का प्रकार नहीं है, सीधी बात। ये जहां पहले काट डालो, ये जहां काट डालो अपने आप, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इससे बी सी डी मारे, कह रहे हैं पानी के साथ क्या होता है, बाढ़ कभी पानी के साथ बरसती है, नहीं बरसती है। हिम कभी कभी बर्फ आ जाता है, ओला गिरता है भैया। साहिम वर्षा क्या, हिम के साथ होने वाली वर्षा सहिम वर्षा कहलाती। बात समझ आ गई सबको, यहां तक क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पूरा करवा चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान रखिएगा, फिर से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस बोलते हैं ना, ओजोन, जलवाष्प, मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है, इस तरह की गैसें हैं, ठीक है ना। तो पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, पढ़ते रहिए। और सभी लोग ध्यान से देखिएगा एक चीज, 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसको जरूर से जरूर अटेंड करते रहिए सभी लोग, क्योंकि वो आप सभी लोगों को बहुत आगे लेकर जाएगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप लोग मौज करते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइए आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।